दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम सीख रहे थे शेषफल निकालना। उसी कड़ी में आज हम देखेंगे एक थ्योरम होती है फर्मेट्स थ्योरम, उसको उसके द्वारा कैसे शेषफल निकाला जाता है। तो हम थोड़ा देख लें। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक अंश बटे हर या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर अंश बटे हर है, और अंश और हर दोनों कैसे हैं, सह अभाज्य हैं। कैसे हैं? सह अभाज्य हैं, को प्राइम हैं। यानी एक संख्या अंश है और दूसरी संख्या हर है, और दोनों कैसे हैं, को प्राइम हैं। और जो हर है या डिनोमिनेटर है वो कैसा है अपना, वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तब जो हम निकालते थे शेषफल, कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में से एक माइनस कर देते थे। ठीक, क्या कर देते थे? डिनोमिनेटर में से हर में से एक माइनस करते थे, और जो अंश की घात होती थी उस घात में हम भाग दे देते थे। इससे घात क्या हो जाती थी, छोटी हो जाती थी, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लेते थे, हमारा आंसर आ जाता था। जो हमारी फर्मेट्स थ्योरम है, जो हमारी फर्मेट्स थ्योरम है वो भी लगभग इसी तरीके से वो बोलती है कि एक संख्या अंश बटे हर है। मान लीजिए अंश ए है और हर पी है। संख्या क्या है? पी, ए अपॉन पी के में है, अंश बटे हर है, और ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, सहभाज्य हैं। क्या हैं? सहअभाज्य हैं, यानी को प्राइम हैं। और जो पी है वो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। पी क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। कैसे? अभाज्य संख्या है। और यदि ए की घात p-1 है, तब कब? जब ए और p सहअभाज्य संख्याएं हैं, वो प्राइम नंबर है और p प्राइम नंबर है, तब यदि ए की घात या अंश की घात या न्यूमरेटर की घात क्या है, p-1 है, तो जो हमारा शेषफल है वो क्या बचेगा, हमेशा 1 बचेगा। जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे दिया है 6 की घात 18, सॉरी 6 की घात कर लेते हैं हम 16/17। ठीक, एक हमें संख्या दी है 6 की घात 16/17। क्या हो रहा है, 6 और 16 दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। 6 और 17 में कुछ कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होता मतलब ये कैसे हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका HCF क्या होता है, केवल 1 होता है। इन दोनों का HCF 1 है। नहीं, 17 क्या है? 17 हमारा अभाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि किसी से नहीं कट रही। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 17 में से यदि एक कम हो जाए तो कितना बचेगा, 16, यानी जो ऊपर घात है वो क्या है, p-1 की फॉर्म में है। p इक्वल टू यहाँ से कितना दिया है, 17, तो p-1 कितना आ जाएगा, 16 दी हुई 16 ही घात है। ठीक, तब इस केस में जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 1 बचता है। शेषफल क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको देखना क्या है कि यदि कोई संख्या a/p के फॉर्म में है और ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं, p अभाज्य संख्या है और उसकी घात यदि 1 कम है, p से 1 कम है, तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। इसे यही हमारी फर्मेट्स थ्योरम कहती है। इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है
15 की घात 22/23 इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब आप देखिए, यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले और आपको उसकी एक घात कम दी हुई है, घात क्या हो, कम हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये देखना है क्या ये दोनों सहअभाज्य हैं, क्या इन दोनों के बीच HCF 1 है। तो यदि हम देखें इनका HCF 1 है, बिल्कुल सही है। क्या ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है? हाँ, 23 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। जब 23 अभाज्य संख्या है और 15 और 23 का HCF 1 है, यानी ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, तब हम क्या चेक करते हैं कि अब इसकी घात क्या है। घात इसकी -1 करने पर मिल रही, 1 कम करने पर मिल रही। तो इसका मतलब ये क्या, किससे, फर्मेट्स थ्योरम को फॉलो कर रहा है। और फर्मेट्स थ्योरम बोलती है कि यदि -1 कम घात मिलती है तो क्या हो जाता है, हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझ लेते हैं ये होता कैसे है। तो अपने पिछले वीडियो में देखा था कि यदि दोनों संख्याएं, क्या 15 और जो हमारा 23 था, इसकी घात कितनी है, 22 है। यदि दोनों कैसी हैं, सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं, और 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो हम क्या कर देते हैं, घात में से, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस कर देते थे। तो 23 में से 1 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 22 बचा, 22 बचा। और जो बचता था उसको हम क्या कर देते थे, घात में भाग दे देते थे उसका। तो हमारी घात कितनी थी, 22 थी। हमारा यहाँ पर 1 माइनस करने पर कितना बचा, 22 बचा। 22 से 22 कैंसिल, रिमाइंडर क्या यहाँ बचा, यहाँ से 0 बचा। जब 0 बचा तो इसकी घात हम क्या कर देंगे, जो बचता था उतनी ही हम घात कर देते थे, यानी 15 की घात 0/23 हो जाएगा यहाँ से। और 15 की घात 0, किसी की भी घात जब 0 हो जाती है तो उसका मान कितना हो जाता था, उसका वैल्यू हो जाती है 1/23। अब आप 23 का भाग दे लीजिए 1 में, क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 ही बचेगा। ठीक, शेषफल यहाँ क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यही हमारी फर्मेट्स थ्योरम भी बोलती थी कि यदि आप डिनोमिनेटर से 1 कम कर दीजिए और वो किसके, उसकी घात के बराबर आ जाए, और दोनों संख्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, तो हमारा शेषफल है वो 1 बचेगा। इसी के साथ हमारी ये फर्मेट्स थ्योरम कंप्लीट होती है। कि हालांकि फर्मेट्स थ्योरम के नाम से नहीं आता, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हो शेषफल 1 आता है, और इस पर बेस्ड जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं। अगले हम एक और थ्योरम है इसी में रिमाइंडर में निकालने के लिए, वो है विल्सन थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम क्या है, विल्सन्स थ्योरम है। विल्सन्स थ्योरम बोलती है कि यदि p-1 का फैक्टोरियल है, ठीक, अपॉन p है, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा p-1 आएगा। कब आएगा, जब p जो हमारा है क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। हम प्राइम नंबर ही पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी तक हम हर में क्या पढ़ रहे हैं, हर में केवल वो ही पढ़ रहे हैं जो अभाज्य संख्या है। उसी से रिलेटेड हमारी अगली थ्योरम है विल्सन थ्योरम है। विल्सन थ्योरम बोलती है कि यदि हम p-1 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, अपॉन में p है, और p एक अभाज्य संख्या है, तो जो रिमाइंडर है हमारा वो हमेशा क्या आ जाएगा, p-1 आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल अपॉन 101, ठीक, क्या दिया हुआ है, 100 फैक्टोरियल अपॉन 101, और हमसे पूछा है कि रिमाइंडर निकालिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 101 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन
1। यदि देखें तो क्या हो गया, ये हमारा p हो गया, ठीक। और 101 क्या है, अभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल होती है, यानी जो हमारा p हो गया वो कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया, ठीक। और ऊपर क्या दे, p माइनस 1, मतलब p 101 माइनस 1 हो गया, ठीक हो गया। अब जो विल्सन थ्योरम बोलती है कि यदि फॉर्म किस तरीके का हो, p माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन p हो और p प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा p माइनस 1 बचेगा, यानी 101 माइनस 1, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 100 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, हमारा 100 बचेगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिया हुआ 46 का फैक्टोरियल अपॉन 47। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 46 को क्या कर सकते हैं, 46 को हम 47 माइनस 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 47 माइनस 1 46 आ जाएगा, अपॉन 47 क्या हो जाएगा, ये p माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन p, तो बोलता है कि जो इसका रिमाइंडर है वो p माइनस 1 आ जाएगा, यानी p माइनस 1 यानी 47 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा, 46 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ये थी हमारी विल्सन थ्योरम। तो अभी हमने 2 थ्योरम पढ़ ली, कौन सी, एक पढ़ ली फर्मेट्स थ्योरम, दूसरी पढ़ ली विल्सन थ्योरम। चाहे फर्मेट्स थ्योरम हो या विल्सन थ्योरम हो, दोनों की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है या जिससे हम भाग दे रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो ये फर्मेट्स थ्योरम हो या विल्सन थ्योरम हो, दो में से कोई सी भी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि विल्सन थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम लगाने से पहले डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है या नहीं है। फिर फर्मेट्स थ्योरम में आपको देखना पड़ेगा कि जो अंश और हर है वो सहअभाज्य संख्याएं है या नहीं है। और विल्सन थ्योरम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऊपर जो फैक्टोरियल में है वो p माइनस 1 बन रहा है, डिनोमिनेटर में से एक घटाने पर वो संख्या मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस तरीके के क्वेश्चन लेकिन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तक जो हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे कि अंश बटे हर, ये दोनों कैसी थी, सह अभाज्य संख्याएं थीं, को प्राइम नंबर थे, और जो हमारा हर था वो कैसा था, प्राइम नंबर था, यानी अभाज्य संख्या था। अब मान लो कि हर क्या हो, अभाज्य संख्या ना होगी, कैसा हो, भाज्य हो, कैसा हो, भाज्य संख्या हो, या कहें हम ये कंपोजिट नंबर हो, या और अगली भाषा में कहें कि ये प्राइम नंबर ना हो, ठीक। तो क्या हो, हर कैसा हो, जब प्राइम नंबर ना हो, यानी अभाज्य संख्या ना हो। लेकिन जो पहली कंडीशन थी, अंश और हर दोनों कैसे होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब इनका जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जब हर क्या होता था, अभाज्य संख्या होता था, प्राइम नंबर होता था, तो हम डायरेक्ट हर में से एक माइनस करके अंश पर जो भी घात रहती थी उसमें भाग दे देते थे, इससे हमारी घात छोटी हो जाती थी। अब यदि हर क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तब हम इसकी घात कैसे निकालेंगे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है 11/18 और 11 की घात है 1358, ठीक। अब देखें 11 और 18 इन दोनों का HCF कितना है,
HCF कितना है, 1 है। ये दोनों का HCF 1 है, मतलब 11 और 18 कैसी हैं, सहभाज्य संख्याएँ, को प्राइम नंबर। 18 क्या है, 18 तुम्हारा प्राइम नंबर है नहीं है, ये कैसी है, भाज्य संख्या है। तो 18 के हम क्या, जब प्राइम संख्या नहीं होती तो प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होती, तो 18 के हम उसके फैक्टर कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि घात में किससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है, हर के क्या कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लीजिए। तो 18 के गुणनखंड कर लीजिए, क्या होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2। ठीक, ये हमारे आ गए गुणनखंड। अब हम जो घात में भाग देना है वो कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, तो जो हमारा हर है, हर इंटू, ठीक, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जो उसका फैक्टर है, क्या है, जो उसका फैक्टर है, उसका आधार, यानी 2, इसमें क्या था, इसके 2 और 3 आधार थे, 2 और 3 के अभाज्य गुणनखंड थे, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड लेते हैं 1/2 इंटू, अगले में क्या आ जाए, 1 माइनस 1 अपॉन 3। 2 और 3 कहाँ आया, जो 18 के जो अभाज्य गुणनखंड थे, 2 और 3 थे, उनको हमने बटी में ले लिया। हर कितना था हमारा, 18 था, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना होता है, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 बन जाए 3, 3 6 जा 18, पीछे 18 होता है, यानी कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। अब जी 6 संख्या क्या आई, 6 आई, जिससे हम क्या करेंगे, घात में भाग देंगे। ये जो संख्या निकली वो कौन सी संख्या निकली, 6, वो संख्या निकली जिससे हम घात में भाग देंगे। तो हम वो संख्या कैसे निकालते हैं जिससे घात में भाग देते हैं, सबसे पहले जो हर है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद हर में से 1 माइनस 1 अपॉन करके जो गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 2 और 3 इसके गुणनखंड थे, एक बार अपॉन में 2 लेंगे, एक बार अपॉन में 3 लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे आ गया 6, और 6 का हम उसकी घात में भाग दे देंगे। जब हम 6 का भाग देंगे घात में तो कितना आएगा, देख लीजिए, 6 का भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 1 बचा, 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 15 था तो 3 बचा, 38 हो गया, कितना, 36, कितना बचा, 2 बचा, 38 में 38 हो गया, तो 38 में 36 घटा 2 बचा, यानी जो हमारी संख्या बची वो क्या बची, 11 की घात 2 बटे 18, और 11 की घात 2 आपको पता होता है 121 बटे 18। अब 121 में 18 से भाग दीजिए, कितना आता है, भाग दीजिए, क्या होता है, 18 छक्के 108 होता है, तो 121 में से 108 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 13, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 13 आ गया। चीज़ समझ में आई कैसे आया 13, क्या किया हमने, 18 के गुणनखंड किए, जो गुणनखंड आए उसको 1 के अपॉन 1 माइनस करके 1 के अपॉन में रख दिया, उससे हमने वो संख्या निकाल ली जिससे हमें भाग देना था घात में, वो आई 6, और 6 का हमने जब भाग दिया तो हमारी घात 2 बची, और 2 का हमने इस 11 पे स्क्वायर किया, तो 11 का स्क्वायर 121 बटे 18, तो 18 से भाग दिया, 18 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचा वो बचा 13। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया है 17 की घात 1259 बटे 24, और इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे दोनों अभाज्य हैं, बिल्कुल 17 और 24 का HCF एक आ गया, अभाज्य हो गया। 24 कैसा है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। जब भाज्य संख्या होती है तब इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, ठीक, कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3,
यानी इसकी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, ये हमारे क्या आ गए, इसके फैक्टर आ गए। तो हम इसकी जो घात निकाल लेंगे जिससे हमें भाग देना है, क्या आ जाएगी 24 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, 2 और 3 2 और 3 क्या आ जाएगा 24 इंटू 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/2, 1/2 ही आएगा, 1 माइनस 1/3, 1 2/3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल है, 8 एकम 8, 8 दिए 3 एकम 3, 3 8 24, यानी हमारी जो घात आई वो कितनी आ गई 8 आ गई। अब इस 8 से हम इसको भाग दे देते हैं, 1259 को 8 से भाग दीजिए। वैसे 8 से भाग देने का नियम ये है कि अंतिम 3 अंकों में देख लीजिए जो रिमाइंडर बचेगा वो पूरी संख्या का रिमाइंडर होता है। तो हम 8 का भाग अंतिम 3 अंकों में देंगे, कितना होता है 8 दिए 24, 25 में से 24 घटाया 1 बचा 19 हो गया। 8 का भाग 8 दूनी 16, 19 में से 16 घटा दीजिए, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक, यानी जो हमारा संख्या हो जाएगी, संख्या क्या बन जाएगी अब हमारी, वो बन जाएगी 17 की घात 3 बटे 24। 17 की घात 3 निकाल लीजिए। अब देखें 17 इंटू 17 इंटू 17 बटे 24। अब 17 इंटू 17 का मल्टीप्लाई यदि आपको लग रहा है कि बहुत लंबा जाएगा तो आप यहाँ से रिमाइंडर निकाल लीजिए। 17 में भाग दीजिए 24 का तो प्लस का 17 आएगा, लेकिन माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। माइनस का रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि क्या होता है प्लस का 17 है, यदि माइनस का निकालना है तो 24 में से 17 को घटा दीजिए। इसी तरीके से इसमें भी माइनस के 7 आएगा, यहाँ पे भी माइनस के 7 आ जाएगा, यानी क्या है -7 इंटू -7 इंटू -7 रिमाइंडर अपॉन 24। अब इस 7 का क्यूब तो आपको पता होगा कितना होता है, ये क्यूब नहीं करना चाहते, क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैसे क्यूब करेंगे 343 बटे डिवाइडेड बाय 24, इसका को भाग दीजिए, 24 से भाग देते, 24 एकम 24, 10 बचेंगे, 103 हो जाएंगे, कितना होता है 24 चौके 96, तो 103 में से 96 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस के 7 आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। रिमाइंडर चूँकि आपको पता होगा माइनस में नहीं लेते, इसलिए 24 में से हम माइनस के 7 माइनस कर देंगे, 24 में से -7 कम कर देंगे, तो 24 में से 7 कम कीजिए, कितना बचेगा, बचेगा अपना 17। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा 17 बच जाएगा। यदि आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, यदि आपको लगता है 7 गुणा 7 गुणा 7 ज़्यादा लंबा हो रहा, तो यहाँ पर हम कर सकते थे 7 गुणा 7 कितना होता है 49 माइनस माइनस प्लस ये 49 आ जाता, 24 दूनी 48, 49 में से 48 का करते तो प्लस का 1 बचता, यहाँ से प्लस का 1 इंटू माइनस का 7, ये माइनस का 7 हमारा रिमाइंडर आता है। जब माइनस में रहता है तो इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करते थे 24 में से 7 को घटा देते, 24 में 7 घटाते तो 17 बचता, यही हमारा फाइनल रिमाइंडर आता। ये था हमारा कि जब क्या है हर हमारा भाज्य संख्या है। ठीक, अब आते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी या पैटर्न थ्योरम। इस साइक्लिसिटी और पैटर्न थ्योरम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, इससे हम लगभग सभी क्वेश्चंस जो घात वाले हैं जिनका रिमाइंडर निकालना है सॉल्व कर सकते हैं, और सिंपल भी है।